ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, हम वो हैं जहाँ मुश्किलें शर्मिंदा हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अभिज्ञानपुर चैनल में। आज हम आपको एसएससी जीडी का प्रैक्टिस नंबर 3 कराने जा रहे हैं। साथ साथ प्रैक्टिस नंबर 2 का जो होमवर्क हमने दिया था कि मुगल सल्तनत का निरक्षर शासक कौन था, तो वो कौन था आप सभी ने उत्तर बताया था। कई लोगों के कमेंट आए थे, तो उसका जो उत्तर है वो कौन है, अकबर। और अकबर के बारे में कुछ और हम आपको फैक्ट बताते हैं। जैसे अकबर के कुछ प्रसिद्ध युद्ध, एक पानीपत का हो गया द्वितीय युद्ध, और एक हो गया आपका हल्दी घाटी का युद्ध। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 1556 में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच कौन जीता, अकबर जीता। और हल्दी घाटी का जो हुआ था वो 1576 में हुआ था। किसके किसके बीच, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। कौन जीता, वो भी अकबर जीता। और साथ ही में आपको ये भी बताते चल रहे हैं कि दीन-ए इलाही धर्म का प्रवर्तन किसने किया था, तो अकबर ने ही किया था 1582 में। ये हो गया आपको अकबर से संबंधित कुछ तथ्य। चलिए हम आपको एसएससी जीडी के प्रैक्टिस नंबर 3 की ओर ले चलते हैं। इस सेशन का पहला क्वेश्चन है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू को तैयार किया। आपको हम सबसे पहले कुछ बताते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था, क्रे-1। किसने बनाया था, अमेरिका ने। कब बना था, 1979 में। वर्तमान में विश्व का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो है फुगाकू, लेकिन इसके पहले कौन था, तिहानवे-2, जो कि चीन का था। लेकिन भारत की अगर बात करता है कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन, तो वो परम 1998 में बनाया गया था। लेकिन अगर ये कहता कि वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन, तो है विक्रम 100, 2015 में इसरो द्वारा बनाया गया था। तो आइए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। जो आपका क्वेश्चन था कि किस देश के वैज्ञानिक ने विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू को तैयार किया, तो वो है जापान। ऑप्शन नंबर दूसरा जो क्वेश्चन है आपका कि भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से क्या है। आपको हम बताते चलें कि जो भारतीय मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है। और यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। तो जो आपका उत्तर होगा वो पहला 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ऑप्शन नंबर पहला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। और आपको बताते चलें कि अशोक के कुल 14 शिलालेख हुए। अगर पूछता कि कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो किस शिलालेख में है, तो वो है आपका 13वें शिलालेख में। और एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ में सुन लीजिएगा उसको, कि सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा या इसका अर्थ किसने स्पष्ट किया, तो 1837 में जेम्स प्रिंसिप नामक विद्वान ने। और आपको ये भी बताते चलें कि भारत का प्राचीनतम शिलालेख अशोक के शिलालेख को ही माना जाता है। और अगर विश्व का पूछता प्राचीनतम शिलालेख, तो वो है बोगच-कोई। तो आपका जो प्रश्न था कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है, तो है अशोक। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एटीएम का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है आप लोगों का कि एटीएम का जो पूरा नाम है, कहीं कहीं लिख करके देता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन और कहीं कहीं देता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो हम आपको बता दें कि आरबीआई के प्रकाशन में जो एटीएम का जो पूर्ण नाम है वो ऑटोमेटेड टेलर मशीन को ही मानता है। और एसएससी ने भी जो पूर्व परीक्षाओं में एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन माना है। तो आपका जो एटीएम का पूरा नाम होगा वो ऑटोमेटिक टेलर मशीन ना होकर के आप ज़्यादा प्रीफर करेंगे ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखे रहिएगा इस प्रश्न का उत्तर। और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है।
तो आपका जो उत्तर ऑस्ट्रेलिया होगा, बिल्कुल भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से तो समवर्ती सूची लिया गया है। तब क्या होगा, यूएसए, ये भी नहीं। इस यहाँ के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है। और बात करें कनाडा की, तो कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था लिया गया है। तो आपका जो चौथा ऑप्शन बचता है वो आयरलैंड। तो बिल्कुल सही है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आयरलैंड, ऑप्शन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 6वां आपका, मार्च 2021 में किस बैंकिंग संस्था ने वित्तीय लेन देन हेतु व्हाट्सएप के साथ समझौता किया? तो किस बैंक ने किया? एक्सिस बैंक ने। और हम आपको बताते चलें कि ये क्या होगा, इसमें क्या होगा जानते हैं? व्हाट्सएप ग्राहक को कहीं भी और कभी भी चैटिंग के साथ साथ बैंकिंग संबंधी उपयोग में मदद मिलेगी। इसका मतलब है कि कुछ जानकारी आपको बैंकिंग संबंधी जाननी होगी, वो अब आप व्हाट्सएप के माध्यम से ही जान पाएंगे। लेकिन कब? जब आपका खाता एक्सिस बैंक में हो तब। तो आपका जो उत्तर होगा इस प्रश्न का कि वित्तीय लेन देन के लिए व्हाट्सएप ने किस संस्था के साथ, किस बैंकिंग संस्था के साथ समझौता किया, तो वो होगा एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो हम आपको बता रहे हैं कि भारत का अंतिम वायसराय सबसे पहले कौन था? तो वो लॉर्ड माउंटबेटन। उसी समय क्या हुआ, सन 1947 में वायसराय का जो पद था वो बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे और उन्हीं को गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसका मतलब है, और उस समय भारत आज़ाद हो गया था। तो इसका मतलब हुआ कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। और जबकि दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे सी राजगोपालाचारी। लेकिन अगर ये कहता कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे। और हाँ, एक बात और ध्यान से समझिएगा कि अगर ये कह दे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन, तो सी राजगोपालाचारी। क्यों? क्योंकि ये कब तक रहे थे? 1948 से लेकर के 1950 तक थे, और उसके बाद से गवर्नर जनरल का पोस्ट ही हटा दिया गया। तो ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी हैं और अंतिम गवर्नर जनरल भी यही हैं। तो जो आपका उत्तर होगा सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया? आपको हम बताते हैं कि भारत में सबसे पहले 1868 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। और इन्होंने अपनी पुस्तक एक है इनकी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने उस पुस्तक में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 20 रुपये बताया था। तो जो आपका उत्तर होगा कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? वो दादा भाई नौरोजी ने। लेकिन अगर ये कह दे कि साइंटिफिक तरीके से किसने कैलकुलेशन किया था, वैज्ञानिक तरीके से किसने कैलकुलेशन किया था राष्ट्रीय आय का, तो वो किए थे डॉक्टर VKRV राव ने। तो लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कि राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले सबसे पहले कौन, तो दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो ये कहाँ है? पंजाब के पटियाला में है ये, और यह एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान भी है। तो जो आपका ऑप्शन उत्तर होगा वो होगा पटियाला, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो ये कहे थे महात्मा गांधी जी ने, और इनका मानना ये था कि भारत कहाँ बसता है? गांव में बसता है। तो जो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य कहने वाले व्यक्ति कौन, तो वो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों वन संरक्षण से। और किसके द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा, और उत्तराखंड से संबंधित है ये। तो आपका जो उत्तर होगा वन रक्षण, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर दूसरा। और हाँ दोस्तों, बस कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। लोगों का तो केवल वक्त आया था, आपका दौर आएगा। लगे रहिए, धैर्य बनाए रहिए, सफल आप जरूर होंगे एक ना एक दिन। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, हाल ही में भारत के किस शहर को
ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है, तो वो है हैदराबाद। और किसके द्वारा ये मान्यता दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र के आर्बर डे फाउंडेशन और खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा यह प्रदान किया गया है मान्यता। तो जो आपका उत्तर होगा ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन? बिल्कुल सही आपका, संतोष यादव। कब कब? 1992 और 1993, 2 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त किया था। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो पहला, संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? सभी को उत्तर पता होगा, शाहजहां। शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज महल से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था और उसी की याद में आगरा में इसने ताजमहल बनवाया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा शाहजहां। आप किसकी याद में ताजमहल बनाने की सोच रहे हैं? सुनिएगा, मोहब्बत रही 4 दिन जिंदगी में, मोहब्बत रही 4 दिन जिंदगी में, रहा 4 दिन का असर जिंदगी भर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह कार्य करता है न्यूटन के तृतीय नियम, और न्यूटन के तृतीय नियम को ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। और इसमें क्या होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। और इस सिद्धांत पर जेट विमान, अंतरिक्ष यान, ये सभी इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो जो इस प्रश्न का उत्तर होगा, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तृतीय नियम, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 16 है, सी भाषा क्या है? चलिए हम आपको बताते हैं कि सी क्या है। एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है और इसे तीसरी पीढ़ी की भाषा भी कहते हैं। इसमें प्रोग्राम लिखना और पढ़ना आसान होता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त कुछ और प्रचलित कंप्यूटर भाषाएं बता रहे हैं आपको, जैसे कोबोल, लोगो, फोर्थ, C++, प्रोलॉग इत्यादि, ये सभी एक प्रचलित कंप्यूटर भाषाएं हैं। तो जो इस प्रश्न का उत्तर होगा, सी क्या है? तो ये मशीन के स्तर की भाषा है, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, निम्नोक्त में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? इस प्रश्न को इस तरीके से भी पूछता है, स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता किसे कहा जाता है? और किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। सन 1882 ईस्वी में भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। और जानते हैं इसके अंतर्गत क्या था? लॉर्ड रिपन ने इसमें यह आज्ञा दी थी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों का एक संरक्षण करें, जिससे ये निश्चय किया जा सके कि किन किन मदों का आय व्यय स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द किया जा सकता है। तो स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? वो लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, कि आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवांशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है? तो क्या हो सकती है? वो जैव विविधता कहलाती है। ये पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवांशिक लाइब्रेरी को जैव विविधता कहते हैं। और साथ साथ में आपको ये भी बता दे रहे हैं कि 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जैव विविधता, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन आपका, कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए मनाया जाता है। अच्छा, आपको साथ साथ में एक चीज़ और बताते जा रहे हैं कि जो विश्व जल दिवस वो 22 मार्च है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल है और जैव विविधता दिवस 22 मई है। तो याद रखे रहिएगा, पहले पानी आएगा पृथ्वी पर, फिर जीव जंतु तो आ ही जाएंगे। तो याद रखे रहिएगा 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिजली के बल्ब में आर्गन भरा होता है और साथ ही साथ बहुत कम मात्रा में नाइट्रोजन गैस भी इसमें भरा रहता है। तो जो आपका उत्तर होगा वो आर्गन होगा, नाइट्रोजन मत मार दीजिएगा, बहुत कम मात्रा होती है उसकी। तो बिजली के बल्ब में क्या भरा रहता है? वो है आर्गन, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में कहाँ पर देश के पहले डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ किया गया है डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन? केरल में। वहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन नंबर पहला, केरल।
क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले ही उन्हें भारत रत्न का अवार्ड मिला था। हम आपको बताते चलें कि आज तक कुल 4 ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जा चुका है। आपको सबसे पहले बताते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन और चौथे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो आपको बताते हैं कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन को 1954 में ही भारत रत्न मिला था, और जबकि वहीं पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है, इन्हें 1997 में मिला था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कि राष्ट्रपति बनने से पहले किसे भारत रत्न दिया गया, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट को बेयर का अभिकर्मक कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है KMnO4, इसे लाल दवा भी कहते हैं। तो आपका जो बेयर अभिकर्मक होगा वो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, पौधे का कौन सा भाग भोजन संश्लेषित करता है? तो कौन सा भाग भोजन संश्लेषित करता है? आप सभी को पता होगा, पत्तियां। तो जो पत्तियां होती हैं वो भोजन संश्लेषित करती हैं। कैसे करती हैं जरा समझिएगा। ये सौर ऊर्जा ग्रहण करके, सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करके वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से शोषित जल द्वारा ये कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करती हैं और ऑक्सीजन को क्या करती हैं, बाहर छोड़ती हैं हम लोगों के लिए। तो आपका जो क्वेश्चन क्या था कि पौधे का कौन सा भाग भोजन संश्लेषित करता है, वो है पत्तियां, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थात पृथ्वी बचाओ का आयोजन किसने किया था? वो किया था UNCED ने। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में। कब हुआ था? 14 जून 1992 को। ये सब डेट याद रखे रहिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? तो UNCED, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 26 और होमवर्क क्वेश्चन, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? आप सभी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, जब सपना देख लिया ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है कद देखना आसमान का। धन्यवाद, जय हिंद।